अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूज़, आज 8 अक्टूबर है और पाकिस्तान की तारीख का वो स्याह दिन जिसे याद करके आज भी ना दिल जो है ना वो ऐसे हिल जाता है। 2 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं मगर 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले के ज़ख्म आज भी हरे हैं। ये वो ज़लज़ला था जिसने चंद लम्हों में हज़ारों ज़िंदगियाँ उजाड़ दी, बस्तियाँ मट्टी का ढेर बन गई और बालाकोट समेत शुमाली पाकिस्तान का नक्शा बदल गया। ज़लज़ले के बाद पूरे मुल्क में दुनिया भर से इमदाद और वादे और ऐलानात हुए। न्यू बालाकोट सिटी की तामीर को उम्मीद की किरण समझा गया, मुतासिरीन की बहाली के बड़े मंसूबे बनाए गए, मगर आज 20 साल गुजरने के बाद भी वो वादे पूरे नहीं हो सके। सिर्फ फाइलों और बयानात तक महदूद हैं। तहसील बालाकोट जो सबसे ज्यादा मुतासर हुई आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। ना मुकम्मल अस्पताल, ना पायदार मकानात और ना सेहत और तालीम का कोई निज़ाम नजर आता है। सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि मुतासरीन बालाकोट की एक पूरी नस्ल आजी शेल्टर्स और खैमों में रहते रहते जवान हो गई है। सख्त सर्दियों में और कहते हैं झुलसा देने वाली गर्मियों में बारिशों के दौरान उनकी ज़िंदगी एक इम्तिहान बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अज खुद नोटिस के बावजूद न्यू बालाकोट सिटी ताहाल कागजी मनसूबा बनकर रह गई है। 4 हुकूमतें बदल गई हैं मगर अभी तक मुतासरीन की किस्मत नहीं बदल सकी। अगरचे डिप्टी कमिश्नर मानसेरा ने एक बार फिर उम्मीद जाहिर की है कि मुतासरीन की आबादी के मसाइल जल्द हो जाएंगे, लेकिन मायूस मुतासरीन अब वादों से ज़्यादा अमली इक़दामात के मुंतज़िर हैं। उनका कहना है अगर हुकूमत वाकई संजीदगी दिखाए तो उनके मसाइल के हल में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ये दिन हम याद करते हैं और ये याद दिलाता है कि कुदरती आफात से बचाव का असल तरीका सिर्फ हमदर्दी नहीं है बल्कि पायदार मनसूबाबंदी, बर वक्त अमल और शफाफ हुक्मरानी है। वरना 8 अक्टूबर की तरह मलबे तले सिर्फ इमारतें नहीं हैं, वादे भी हैं, उम्मीदें भी हैं, इंसानी ज़िंदगियाँ भी दब गई हैं। और इस तरह से देखा कि ज़लज़ला तो गुजर गया मगर लोग अभी भी मुतासिर हैं। तो व्यूअर्स, आपने सुना होगा कि एक कहते हैं ना कि इंसान के जो ज़ख्म होते हैं ना वो हमेशा से नॉस्टैल्जिक होते हैं, याद करते हैं पुरानी याद। मगर ये चीज़ है कि आज भी वो दिन जो है वो याद तो आ रहा है मगर उसका कोई सदबाब नहीं हो सका, कोई मंसूबा नहीं हो सका और कोई चीज़ जो है ना वो सामने नहीं आ सकी। लोग उसी तरीके से जवान हो गए हैं। लोगों ने बालाकोट को जिस अंदाज से देखना चाहा था या सोचा था कि आगे आने वाले वक्त में ये जो है बालाकोट सिटी है ये एक कहते हैं नई तामीराती एक सिटी बन सकेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो व्यूअर्स, एक शेर की तरफ आपको मैं ले चलती हूँ कि मैं तुम्हें चांद कहूँ ये मुमकिन नहीं तो है मगर, लेकिन लोग तुम्हें रात भर देखेंगे ये मुझे गवारा नहीं। ये तो शेर आपने सुना ही होगा। तो वज़ीर, लेकिन ये गवारा हो गया। ये कैसे गवारा हो गया? कि गुज़िश्ता शब जो है पाकिस्तान भर में आसमान एक गैर मामूली दिलकशी से जगमगा उठा जब शहरियों ने रवा साल का पहला सुपर मून देखा। वो मंजर था जिसने ना सिर्फ माहिरीन फल्कियात को महसूर किया बल्कि आम शहरियों को भी हैरत में डाल दिया। माहिरीन के मुताबिक सुपर मून उस वक्त वकूअ पजीर होता है जब चांद अपनी बिजवी मिकदार में घूमते हुए ज़मीन के करीब बदतरीन फासले पर पहुंच जाता है और इसलिए वो मामूल से ज़्यादा जो है बड़ा और रोशन दिखाई देता है। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक गुज़श्ता रात का सुपर मून आम मुकम्मल चांद के मुकाबले में 6.6% बड़ा और 13% ज़्यादा रोशन था और बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि ये मैंने खुद विटनेस किया था। घर के बाहर देखा कि लोगों का तांता बंधा हुआ था। लोग इस सुपर मून को देखने के लिए बेताब थे, छतों पे खड़े हुए थे और ख़ास तौर पे टेलीस्कोप से देख रहे थे, मगर टेलीस्कोप की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वाकई नेकेड आई से नज़र आ रहा था। दिलचस्प बात यह भी है कि 30 दिनों के दौरान ये दूसरा फल्कियाती नज़ारा था। इससे कबल 8 सितंबर को ब्लड मून का मुजाहरा देखा गया और जिससे सुर्खी माइल रंग ने आसमान को एक पुरस्कार मगर दिलकश मंजर दिया। फल्कियाती माहिरीन के मुताबिक रवा साल का सबसे रोशन सुपर मून 5 नवंबर को मुतवक्के है, जबकि तीसरा सुपर मून 5 दिसंबर को आसमान पर अपनी रोशनी बिखेरेगा। ये तमाम मुजाहरे ज़मीन और चांद के बाहमी फासलों में मामूली मगर दिलचस्प तगीरात का नतीजा है जो फल्कियात के शायकीन के लिए कुदरत की हैरत अंगेज़ निशानियों में से एक है। इस मौके पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शहरियों ने चांद का नज़ारा किया, अपने कैमरों में कैद किया। सोशल मीडिया पर सुपर मून की तस्वीर और वीडियोज़ भी वायरल हो गई हैं। ये नज़ारा ना सिर्फ फल्कियाती लिहाज से अहम था बल्कि कुदरत की तख्लीकी खूबसूरती की एक याद दहानी भी कराता था कि कायनात के ये मंजर इंसान को अपनी वसअत और नज़्मो तरतीब का एहसास दिलाते हैं
और व्यूज़ बात तो थी हमने की सुपर मून की, और सुपर मून जो है बाकायदा जो है अपने कहते हैं ना कि फुल आबोताब के साथ जगमगा रहा था। तो जिस तरह जगमगा रहा था उस तरह हमने देखा। तो व्यूज़ अगर देखते हैं कि बात करते हैं कि क्रिकेट के हवाले से, और क्रिकेट जो है वो एशिया कप 2025 में कौमी T20 टीम की नाकस कारकर्दगी के बाद कप्तानी के मामलात पर एक बार फिर जो है ज़ेरे बहस आ गए हैं। कप्तान सलमान अली आगा जो मिडिल ऑर्डर के साथ क़यादत की जिम्मेदारी भी निभा रहे थे, अब इवेंट में के दौरान जो मुसलसल दबाव का शिकार है, बहुत प्रेशराइज भी हैं और उन पर बहुत तनकीदें भी हो रही हैं, क्या वो टीम के कप्तान रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और एशिया कप की 7 इनिंग्स में उन्होंने, अगर हम बात करें स्टैट्स के ऊपर, तो 72 रन स्कोर किए थे। उनकी औसतन 12 और स्ट्राइक रेट सिर्फ 80 रहा है, जो कि जदीद T20 मेयार के लिहाज से, मायूस करने मॉडर्न क्रिकेट के लिहाज से बहुत ही लो रहा है। और ना सिर्फ बैटिंग में तसलसल की कमी नजर आई है, बल्कि टीम की हिकमत अमली और फील्ड जो प्लेसमेंट में भी बहुत से हमने देखा है कि मसाइल थे। तो आज हम बात करेंगे क्रिकेट पे, और क्रिकेट में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर ने, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम ताबिश। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया हिना। ताबिश, देखा हमने एशिया कप में पाकिस्तान की नाकस कारकर्दगी और उसके साथ साथ टीम लीडरशिप, और आज हम देख रहे हैं बहुत से सवालिया निशान उठ रहे हैं कप्तान के ऊपर। आप क्या कहेंगे, क्या कप्तानी को बरकरार रखना चाहिए कि यहाँ भी हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करनी चाहिए? अच्छा, ये कहूंगा कि मुसलसल हम देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हेडक्वार्टर से मुतालिक भी कल एक खबर सामने आई और बताया जा रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है और फिर जो मैनेजमेंट है और पीसीबी के अहम ओहदेदारान, इनके दरमियान जो है एक अहम गुफ्तगू हुई, एक बैठक लगी लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में वाक़े पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर्स में, और वो शाहीन शाह अफरीदी जो है उनको कप्तान बनाने के बड़े ख्वाहिशमंद थे। दूसरी जानिब सलमान अली आगे की जो कप्तानी है उसको लेकर बड़े नाखुश भी दिखाई दी, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर वो जो है बड़े नाखुश दिखाई दे रहे थे। ये सारी सिनेरियोज तो हमने होते हुए देखी। साथ हमने एक और सिनेरियो ये देखा कि एक जानिब तो ये सारी बातें हो रही है, लेकिन मेरी एक साबिक चेयरमैन से गुफ्तगू हुई है और उन्होंने दौरान प्रोग्राम बात करते हुए ये इंकशाफ किया कि जिस अंदाज के साथ सारी चीजें हो रही हैं, आपने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना देना चाहिए। उसके अंदर पोटेंशियल उसने डिजर्व किया है और वो उसने डिलीवर करके दिखाया है। आप हाल में देखें, इंडिया के खिलाफ पहला मैच हुआ आपका, वो जिस अंदाज की उन्होंने परफॉर्मेंस की, बाहैसियत बैटिंग भी और बॉलिंग भी, बैटिंग की जिम्मेदारी अदा की। फिर दूसरे मैच में जिस तरह की, फाइनल में जो बॉलिंग की उन्होंने, वो उस मोमेंटम को अपने बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे, तो उसमें वो पोटेंशियल है कि वो टीम को लड़ा दे। हम अगर हिंदुस्तान से मैच हारे, 14 ओवर तक पाकिस्तान के हाथ में मैच था, 14 ओवर के बाद जो 6 ओवर हुए वहां कप्तानी का कसूर था और हारिस रऊफ का कसूर था। उससे पहले अगर बैटिंग पर आए तो वहां भी आपके 9 ओवर के अंदर तो मैच आपके हाथ में था। फिर 11 ओवर में जो आपने किस तरीके से बिल्डअप, सारी इस वक्त के जो चेयरमैन है उन्हें सोचना चाहिए, कोई चाहिए। 4 से 5 माह का आपके पास वक्त है, 5 महीने के बाद आपने T20 वर्ल्ड कप खेलना है, और उस वक्त अगर आप इसी कप्तानी और इसी माइंडसेट के साथ मैदान में उतरेंगे तो ये तो एशिया कप था जो सिर्फ चंद की टीमों से वाबस्ता इवेंट में हो रहा था। बाकी जो इवेंट थे, अब वो बाकी टीमें होंगी, बड़ी टीमें होंगी, उनके खिलाफ आपने खेलना होगा, तो फिर वहां सलमान अली आगा अगर इसी मयार की कप्तानी करेंगे तो फिर टीम का जो मोराल है वो बहुत डाउन होगा, परफॉर्मेंस और डाउन होगी, और फिर जो टीम पाकिस्तान की एक वक्त में T20 में नंबर 1 रैंकिंग पर थी वो नंबर 8 रैंकिंग पर ना आ जाए, ये भी एक खौफ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो आला ओहदेदारान है। इसके लिए भी मैं इस वक्त ये बहस हो रही है, ये डिबेट हो रहा है, और कोशिश की जा रही है कि सलमान को अगर तब्दील किया जाए तो एक बेहतर ऑप्शन आपके पास इस वक्त। ठीक है। अच्छा ताबिश, बिल्कुल आप बात सही कर रहे हैं, लीडरशिप के ऊपर भी बात कर रहे हैं। हारिस रऊफ के जो ओवर्स थे जिसमें बहुत स्कोर पड़ा, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, मगर हाउ अबाउट द बैटिंग ऑर्डर? अगर हम बैटिंग ऑर्डर की बात करें, ओपनर्स की बात करें, तो साइम अयूब जो है वो बिल्कुल इज द फर्स्ट फॉरमोस्ट प्लेयर हु कुडंट परफॉर्म एक्सेप्ट फॉर द बॉलिंग। तो ये ऑलराउंडर्स की जो हम कोशिशें कर रहे हैं हर स्पेशलिस्ट को बनाने के लिए, क्या ये कोशिश ठीक है? देखिए, ये बहुत गलत अमल था। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है, बड़ी सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा इमरान फरद, क्योंकि वो पाकिस्तान टीम के इस वक्त बैटिंग कोच के तौर पर अपनी
जो है हनीफ मलिक साहब, जिनका 10 का एवरेज भी नहीं था, लेकिन वो जो है मुंसलिक थे और वो ऐसा लग रहा था कि वो मुंसलिक होने के बाद जो है उन्होंने पूरा निजाम को खराब कर दिया था। आप यहाँ से आपने कौम को बताया कि मैं साइम अयूब की शक्ल में सईद अनवर की झलक लेके जा रहा हूँ, वो यूएई पहुंचने के बाद सईद अजमल की झलक बन गए। तो हैरत तो इस बात पर होती है ना। फिर साथ साथ आप देखें कि साइम अयूब ने कल डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, कितना ज्यादा इम्पैक्ट पहुंच गया जब एक अच्छे टेस्ट ओपनर जो है वो आए, उन्होंने टीम के साथ जो है मुंसलिक हुए, तो फिर उसका फर्क ऐसे पड़ गया कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर जो बड़े बैड पैच के शिकार थे साहिब, वो उन्होंने वहां रन स्कोर किए, 11 चौके लगाए। फिर आप देखें कि ये तो सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है। दूसरा ये कि आप बात कर रहे हैं हारिस के हवाले से, हारिस को तो मैं समझता हूँ बैन कर देना चाहिए। हारिस शायद लाहौर कलंदर्स और आकिब जावेद की वजह से टीम में मौजूद है। आपने यूएसए के खिलाफ 14 रन देने थे, वहां उन्होंने मैच हरा दिया। 28 रन चाहिए थे 8 गेंदों पे, विराट कोहली को सुपरस्टार बना दिया, बैट पैच से निकाल दिया। फिर विराट से वर्मा तक का जो एक सफर इंडिया को एक नया स्टार अगर किसी ने दिया तो वो हारिस रऊफ की बदौलत हुआ। वो पूरे वक्त इशारे कर रहे हैं यूं यूं यूं, वहां के माइक हिसन उन्हें समझा रहे हैं, तो किसको बेवकूफ बना रहे। ये तो बड़ी अच्छी अदाकारी करते हैं। मुहसिन नकवी साहब को चाहिए कि पीसीबी के कोई इश्तिहारात होते तो वहां हारिस रऊफ को मुलाजमत दे दी जाए। माजी में फैसला हारिस रऊफ को हटाने का तो हटाए, जान छुड़ाए। आपके पास पीछे बड़ी एक लंबी खेप है। आप हमें कौन से पेसर समझ आते हैं? एक शाहीन और हारिस के अलावा जो है हमने देखा कि टी20 के अंदर हमारे पास कोई और पेसर नजर नहीं आया, ऑल्दो डेथ ओवर्स में वो बहुत ज्यादा रन्स भी देते हैं। नहीं, मैं आपको ये बताऊं है ना, हमारा जो मीडिया है ना, ये असल में एक बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। इन्हीं हमारी, आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं और आप जो है अपने इस प्लेटफॉर्म से हाईलाइट करें उन नौजवानों को। अकीफ अली को देखा हमने, वो कितनी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, वो टीम के साथ मौजूद थे। दानियाल टीम के साथ मौजूद थे। मुझे याद आ रहा है बॉलिंग के अंदर आपके पास ना सिर्फ बॉलिंग, जो हमारे सीमर्स है, मीर हमजा को आप क्यों नहीं चांस देते खुलकर, मोहम्मद अली को क्यों नहीं चांस देते आप खुलकर, फिर आमिर जमाल एक अच्छे आपके पास ऑलराउंडर थे, अब्बास आफरीदी थे। तो ये बहुत सारे नाम है। आप अगर जाएंगे और उसकी तहकीक करेंगे, आप वो उनको तरफ देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे बॉलर्स हैं, आप उनको ला सकते हैं। जानदाद खान बीच में टीम में आए तो यहाँ नंबर ऑफ बॉलर्स है। जरूरी नहीं है कि शादाब और हारिस अगर अच्छे दिखते हैं, अच्छी अदाकारी करते हैं तो उन्हें टीम में होना चाहिए। उन्हें वो जो काम करें उन्हें वही काम करने दें। वो अदाकारी अच्छी करते हैं, ड्रामे अच्छे करते हैं, उन्हें ड्रामे करने के लिए कहीं और भेज दें, टीम से उनकी जान छोड़ा। मैं तो हाथ जोड़ के अपील करता हूँ इस वक्त जो चेयरमैन है वो, क्योंकि पाकिस्तान के लिए कुछ सोचना चाहते हैं तो मेरी उनसे दरख्वास्त है, आप काइंडली जो है हारिस रऊफ से पहले तो जान छोड़ाएं और इस तरह के लाडलों से पहले जान छोड़ाएं, क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो बड़े पोटेंशियल रखते हैं, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को सामने लाए। एक और नाम मैं ऐड करूंगा अगर आपकी इजाजत होगी, मोहम्मद सुलेमान, बड़े अच्छे बैट्समैन है, उन्होंने डोमेस्टिक में बड़े जबरदस्त रन किया। बोर्ड जो है कोशिश कर रही है जो ग्रास रूट लेवल पर या फिर जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आ रहा है खिलाड़ी, उसको चांस देने की। पीएसएल को अगर आप इग्नोर करके अपने डोमेस्टिक के खिलाड़ियों को चांस देना चाहते हैं, जो इंडिया करता है, मैंने देखा रणजी ट्रॉफी होती है, अर्जुन ट्रॉफी होती है, फिर वहां से खिलाड़ी आते हैं और वही खिलाड़ी आईपीएल में जाकर सुपरस्टार बन जाते हैं। तो अगर आपने ये करना होगा कि इस तरह के मोहम्मद सुलेमान जैसे या फिर जो है हारून अर्शद जैसे खिलाड़ी जो रन्स कर रहे हैं डोमेस्टिक में, इन पर नजर रखनी होगी। सही वक्त पर अगर वो फॉर्म में हो तो उन्हें खिलाना होगा। साहिबजादा फरहान पीएसएल से तो नहीं है, वो आपके डोमेस्टिक क्रिकेट से है। कामरान पीएसएल से नहीं है, वो आपके डोमेस्टिक के परफॉर्मर है। तो आप डोमेस्टिक का जो परफॉर्मर है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जो है उसके परफॉर्मर के साथ आपको इंसान। अच्छा, आप क्या समझते हैं ताबिश, बिकॉज ये भी बहुत बात हो रही है कि क्या कर लिया जी, इतना स्ट्राइक रेट के साथ साथ भी कुछ हासिल नहीं हुआ, तो इससे बेहतर था कि आप बाबर और रिजवान को टीम के अंदर ऐड ऑन करते। वो सीजन प्लेयर थे, एक्सपीरियंस था उनका, क्या कहते हैं आप? अच्छा, इस वक्त जो खबर में सबसे पहले आपको दूसरे सवाल से पीसीबी के जो आला ओहदेदारान है, पहले उनका एतराज था बाबर आजम को टीम में ना खिलाने का, लेकिन एतराज चंद लोगों तक ही महदूद रहा, ज्यादा लोग उस एतराज के हामी नहीं थे। लेकिन ना जाने क्यों बहुत बेहतर स्ट्राइक रेट है। मोहम्मद रिजवान का भी एक अच्छे परफॉर्मर है। बाबर और रिजवान की जोड़ी ने माजी से लेकर आज तक बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। ये रिकॉर्ड्स कहते हैं, आप और मैं फिजूल में तारीफ नहीं करेंगे। लेकिन मोहम्मद रिजवान को टीम में ना खिलाने के मुतालिक जो है काफी जवाब पेश किए गए और इस वक्त भी ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद रिजवान से मुतालिक कोई नरमी नहीं है पीसीबी के आला ओहदेदारान में। अब रही बात इन दोनों को खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए, रिकॉर्ड्स तो कहते हैं आपने खिलाना चाहिए।
आप अगर एक सीनियर खिलाड़ी को खिलाएंगे उसका फर्क पड़ेगा। आप भैया आप मैं आपको थोड़ा सा माजी में ले जाऊंगा, मुझे पता है आपके टाइम कम है। तो आप देखें जब आपने मोहम्मद यूसुफ और यूनिस खान को टीम से ड्रॉप किया था और उस वक्त आप एक नई टीम बना रहे थे और आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ मैचेस खेल रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने बड़ा मुतालबा किया था कि आपने इन 2 बड़े खिलाड़ियों को खिलाना, इनका इम्पैक्ट पड़ता है, और यही हुआ था। ये बड़े खिलाड़ी हैं, आपको इनको खिलाना पड़ेगा, इनका इम्पैक्ट पड़ता है। इन बड़े खिलाड़ियों के निस्बत इनके साथ रख के आप जो जूनियर खिलाड़ी उनको बड़ा खिलाड़ी बनाए, ये हिकमत आप इस वक्त बोर्ड की होनी चाहिए और कोई हिकमत अमली नहीं होनी चाहिए। जी थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर, जिनका ये कहना था कि पाकिस्तान टीम को रिवैम्प करने की अशद ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे अगर आप बात करें कप्तान को, तो कप्तान जो है ये भी कहा जा रहा है और ये भी न्यूज़ कुछ दिनों तक शायद आ जाए कि शाहीन शाह आफरीदी को T20 टीम का कप्तान बना दिया जाए ड्यू टू हिज परफॉर्मेंस, और उन्होंने जिस तरह परफॉर्म किया बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, और इसके साथ साथ मिडिल ऑर्डर को भी थोड़ी चेंजेस की ज़रूरत है। टेल एंडर्स को देखा जाएगा, पेसर ऐड किया जाएगा, और बहुत सी ऑप्शंस उन्होंने बताई हैं जिस ऑप्शंस को नज़रसानी की जा रही है। तो व्यूअर्स यहाँ छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब बात करते हैं पाकिस्तान के नामवर इक्वेस्ट्रियन घुड़सवार उस्मान खान की, जिन्होंने एक बार फिर आलमी सतह पर सब्ज हलाली परचम बुलंद करते हुए एशियन गेम्स 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फ्रांस में होने वाले FI3 स्टार इवेंट में उस्मान खान ने अपनी घुड़ एडन डू वेरेट के साथ शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए 6ठा मकाम हासिल किया। उनकी कारकर्दगी इस कदर मुतासर कुन रही है कि सिर्फ 0.4 टाइम के ऊपर जो है उन्होंने मुकम्मल पूरा लैप किया और परफेक्ट राउंड से दूर रखा गया, जबकि पोडियम से जो है सिर्फ थोड़े से फर्क से वो कहते हैं कि पॉइंट्स टेबल का हिस्सा नहीं बन सके। दुनिया के कहते हैं कि 49 आला घुड़सवारों के दरमियान, जिनमें ओलंपिक मेडलिस्ट और आलमी शोहरत याफ्ता इक्वेस्टेरियंस जो हैं शामिल थे, और पाकिस्तानी राइडर उस्मान खान ने अपनी महारत, तवाज़ुन और जुर्रतमंदाना हिकमत अमली से सबको हैरान कर दिया। उनकी ये कामयाबी ना सिर्फ ज़ाती एजाज़ है बल्कि पाकिस्तान के लिए एक तारीखी लम्हा है, क्योंकि उन्होंने एशियन गेम्स क्वालिफायर में अपने रवायती हरी भारत को भी पीछे छोड़ दिया। ये कामयाबी उस्मान खान की चौथी एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन है। वो इससे कबल 2014, 2018 और 2022 के एडिशंस में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। फ्रांस में उनकी शानदार राइडिंग रफ्तार ने एक बार फिर साबित किया कि पाकिस्तान घुड़सवारी जैसे मुश्किल खेल में भी बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी जगह बना रहे हैं। एशियन गेम्स 2026 टोक्यो में मुनक्किद होंगे, जहां उस्मान खान अपनी घोड़ी के साथ पाकिस्तान की उम्मीदों का महवर बनेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान खान, जिनको हम शो में वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जी उस्मान, सच अ टफ प्रोफेशन, ये आसान नहीं होता, तो ये आपने कहाँ से ये सीखा, हॉर्स राइडिंग, और कहाँ इस फेडरेशन का आप हिस्सा बन गए? हॉर्स राइडिंग जी मेरी पैदाइश जो है लाहौर के अंदर है, और बेसिकली हॉर्स राइडिंग का जो हमने बेसिक राइडिंग सीखी थी वो लाहौर कैवलरी स्कूल से, जो इज़ रन बाय आर्मी। तो मैं बेसिकली इज़ ट्रेंड बाय द आर्मी ट्रेनर्स जो थे कैवलरी ग्राउंड में, और उसके बाद कहते हैं मैं चला गया ऑस्ट्रेलिया, और मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेनिंग वाज डन इन मेलबर्न, एडलेड और सिडनी में, एंड देन आई पिक्ड अप द स्पोर्ट इंटरनेशनली तौर पे। बट द फाउंडेशंस जो हमारी हैं वो पाकिस्तान से हैं। ओके, दैट्स वेरी नाइस टू नो। अच्छा, फ्रांस में होने वाले इवेंट में जो आपकी परफॉर्मेंस थी, दैट वाज रियली रियली ग्रेट। तो इस कामयाबी का सबसे जो है यादगार एपिसोड वो कौन सा था? जो हमारा भी इवेंट हुआ है, जो एशियन गेम्स से क्वालिफाई लेनी है फ्रांस के अंदर, पेरिस से 3 घंटे की ड्राइव के ऊपर है। आई थिंक इट वाज अ प्रेशर इवेंट फॉर अस, क्योंकि एक तो एलीट क्लास के राइडर्स थे। इस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको पहले क्वालिफाई करना होता है, फिर शॉर्ट लिस्ट होते हैं राइडर्स, फिर आपने इस ग्रुप में जाना होता है, और इसमें हमारे साथ तकरीबन 10-12 मुल्क और भी थे, और ऑफ कोर्स हमारा आर्च राइवल भी मौजूद था। तो पहले दिन आई थिंक 1.5 पॉइंट से हमारा जो नेबर है लीड कर रहे थे वो, एंड देन ऑन द सेकंड डे आई केम बैक फ्रॉम बिहाइंड, और क्रॉस कंट्री में क्लियर राउंड किया, और देन पाकिस्तान वाज लीडिंग आफ्टर डे 2। डे 3 में इट वाज वेरी प्रेशर मोमेंट फॉर अस, और उनके लिए भी उनका राइडर ने पहले शो जंप करना था और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जाना था। तो इसका मतलब ये था कि दे वुड नीड टू गो क्लियर, और हम पे फिर प्रेशर पड़ना था, और फिर यही हुआ, वो क्लियर गए, प्रेशर हम पे पड़ गया पाकिस्तान के ऊपर कि हमने क्लियर राउंड करना है टू डिफीट देम, टू बी अबव द आर्च राइवल। तो वो फिर मैं गया, अल्हम्दुलिल्लाह
जो मिराज है हमारा घोड़ा, वो उसने क्लियर राउंड किया, ऑन टाइम किया, ऑन द 76 सेकंड्स के ऊपर जो था उसका एलोकेटेड टाइम, उसके ऊपर शो जंपिंग राउंड क्लियर हुआ, एंड देन वी obviously were placed sixth. Pakistan in the Battle of Nation was a second nation overall in the same group. Okay. So I think that was a fantastic moment for us. That's a very proud moment for Pakistanis as well, क्योंकि पाकिस्तान ये जो it's an inspired sport, और इस sport में आगे आना is a a big name, and कहते हैं कि you can embark your presence as well. मुझे ये बताइएगा कि इतना मुश्किल sport, क्योंकि ये sport आसान नहीं है, इसमें lifestyle कैसा रखना पड़ता है, इसमें fitness कैसे रखनी पड़ती है, diet क्या लेनी पड़ती है, because you are a role model for the youth. आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया। कल रात को मैं बिरयानी खाकर आया हूँ इधर। दिस इज माय ऑफ टाइम, सो ऑफ टाइम के अंदर वी कुड डू एनीथिंग, बट व्हेन यू आर इन द पीक मोमेंट ऑफ फिटनेस, तो वी गो टू द जिम। ऑब्वियसली हॉर्स की फिटनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन माय फिटनेस, लेकिन आई कीप माई सेल्फ फिट, आई रन अ लॉट। जिम सेशन होता है हमारा मॉर्निंग में फजर के बाद, एंड देन ऑल्सो इन द इवनिंग। हमारा घोड़े के सेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। डाइट में आई ईट ओनली 1 meal a day which is late at night, और throughout the day light intakes of protein bars is basically होता है। आपको अपना वेट जो है एक लिमिट के अंदर रखना पड़ता है, क्योंकि ऑफ कोर्स घोड़े के ऊपर जब आप बैठते हैं, तो मैंने पिछले 3-4 महीने में आई हैव रिड्यूस 15 kilos to be ready for this event, और and therefore the results speak for themselves. वी कैन सी दैट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऑब्वियसली आपने बताया कि आप घोड़े के साथ एक कॉम्बिनेशन, एक कंट्रास्ट, एक मैचिंग होती है, तो कैसे होती है? हाउ दे अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? कैसे पता होता है कि उन्होंने अभी गैलपिंग करनी है? कैसे पता होता है कि उन्होंने अभी रनिंग करनी है? तो वो आप कैसे उनको प्रॉम्प्ट देते हैं? देखिए, ये जो है जो स्पोर्ट है जिसमें पहले दिन ड्रेस आ जाए, दूसरे दिन क्रॉस कंट्री है, तीसरे दिन शो जंपिंग है, इन तीनों फेजेस के डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। हम ज़्यादातर फोकस करते हैं स्कूलिंग के ऊपर, जो बेसिकली जिमनास्टिक्स है, और ताकि हम उसको घोड़े को सपल कर सकें। डिफरेंट लैटरल मूवमेंट्स होती हैं, शोल्डर रेंज, हाफ पास, और जो गैलप वर्क हमारा होता है 4.5 किलोमीटर से 5.5 किलोमीटर का, उसमें इंक्रीमेंटल लोड हम डालते हैं घोड़े के ऊपर। वी टेक द हॉर्स फ्रॉम, आप अंदाज़ा लगा लें 20 किलोमीटर की रफ्तार से लेके 45 किलोमीटर की रफ्तार पे हम उसको लेके जाते हैं गैलप में। जब कंपटीशन के दौरान होता है तो वी नॉर्मली पीक अराउंड 45 किलोमीटर इन आवर। तो ये वही फिटनेस है जो एक एथलीट की होती है, जो स्प्रिंट कर रहा है, जो 800 मीटर की रेस भाग रहा है। तो इंक्रीमेंटली वी बिल्ड द लोड, एंड शो जंपिंग के लिए इट ऑल एड्स अप फॉर अस। उसकी डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट at the end of the day, so we take really good care of these horses. They are very expensive. ये जो घोड़ा है मिराज, मैं बताता चलूँ, ये हमने परचेज किया था 2022 में, जो आप बात कर रही हैं बॉन्ड की। दिस वाज मेंट फॉर पेरिस ओलंपिक्स। तो इसमें ये मेरे साथ 3 साल से है, and it takes time to bond with the horse, and ये घोड़ा also qualified for Paris Olympics, and now alhamdulillah it has qualified for the Asian Games next year. अच्छा, उस्मान मुझे ये बताएगा कि ऑब्वियसली घोड़ा जो होता है वो ख़रीदा जाता है और दुनिया के डिफरेंट कोनों से ख़रीदा जाता है। क्या प्राइस होती है? कैसे आप इसको पाकिस्तान जैसे मुल्क में लेकर आ सकते हैं, या क्या सिस्टम होता है इसके पीछे? कीमत के ऊपर तो मैं इतना आपको रफ आइडिया दे देता हूँ कि इन घोड़ों की कीमत इस लेवल के ऊपर कितनी होती है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत बायर्स हैं। आई थिंक द 70 हॉर्सेज विच केम थ्रू आउट द ईयर, जो यूरोप से आते हैं पाकिस्तान के अंदर। आई कुड बी रॉन्ग, फिगर्स आगे पीछे हो सकती हैं। जो बाइंग पावर होती है अरब हॉर्सेस की, और मैं अपने घोड़ों की ब्रीड्स के बारे में बात कर सकता हूँ। जो ओलंपिक लेवल पे घोड़े होते हैं, दे रेंज बिटवीन $1.5 से तकरीबन $1 million, जो आपकी पाकिस्तानी करेंसी में बन जाते हैं लेट्स से 4 करोड़ से लेके 30 करोड़ तक। तो ये इनकी बेसिकली मार्केट वैल्यू होती है जब आप इस लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं। तो ओलंपिक्स लेवल के ऊपर कुछ घोड़े बिकते हैं मिलियन के, कुछ बिकते हैं 1.5 के। कुछ शो जंपिंग टीम्स हैं जो मिडिल ईस्ट की हैं, उन्होंने घोड़े 7.5 2.4 मिलियन यूरोस के भी खरीदे हुए हैं। तो ये एक रफ आइडिया है, डिपेंड्स के अगले बंदे का मूड क्या चल रहा है और कितने का उसने बेचना है। जो घोड़ा नहीं बेचना चाहता वो कीमत बढ़ा देता है। अच्छा, ये भी एक आर्ट है। अच्छा, एक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट को पाकिस्तान में कैसे प्रमोट कर सकते हैं? बिकॉज इट्स अ गुड एक्सरसाइज, इट्स अ गुड स्पोर्ट, इट्स अ न्यू स्पोर्ट। इवन टेंट बैगिंग हमने देखा हो रही थी, इसके अलावा पोलो भी हो रही है काफ़ी अरसे से, मगर हॉर्स राइडिंग इसको हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं? देखिए, एक अच्छा सवाल है। इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स तो हमारी फौज ने बहुत प्रमोट किया है। अगर आप देखें हमारे मुल्क की हिस्ट्री को, मोना डिपू में हमारा ब्रीडिंग प्रोग्राम है, हमारा फोकस
प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड है, इक्वेशन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, हमारे म्यूल्स हैं, और मैं खुद प्रोडक्ट हूँ आर्मी स्कूल राइडिंग स्कूल का। तो पॉइंट इज कि जो हमारा फोकस नेज़ाबाजी पे और पोलो पे हमेशा से रहा है, जिस स्पोर्ट के अंदर मेरा ताल्लुक है, जिस ड्रेसाज है, शो जंपिंग है और इवेंटिंग है, ये FEI स्पोर्ट्स हैं। अगर आपने पाकिस्तान को इंटरनेशनल तौर पर लेके जाना है, यू मस्ट कम्पीट इन दिस स्पोर्ट, और FEI लेवल के ऊपर आपने कम्पीट करना है। ओनली देन यू कैन क्लासीफाई दिस एज इंटरनेशनल लेवल। तो लोकली तौर पे हम इसको इस तरह प्रमोट कर सकते हैं कि डोमेस्टिकली कुछ क्लब्स हैं जो शो जंपिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हमें स्पोर्ट को FEI लेवल को पाकिस्तान में लाना पड़ेगा, लोकल मार्केट में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और एक मिसकंसेप्शन है कि ये एलीट स्पोर्ट है, इट्स नॉट एन एलीट स्पोर्ट। बहुत से लोग हैं इंटरनेशनल मार्केट में जो $1,000 के साथ घोड़ा लेके ओलंपिक्स में पहुंच चुके हैं। सो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल हम अपना ब्रीडिंग प्रोग्राम को इम्प्रूव करें। मोना डिपू में प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी इज़ वर्किंग ऑन इट, और इस तरह वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। और ड्रेसाज जो है एक स्पोर्ट है हमारी, आई थिंक गर्ल्स विल शो अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, बॉयज़ विल शो अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि वो बेसिक स्पोर्ट है, उसमें एक्सपेंसेस कम है इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में। और आई थिंक वी शुड ऑल्सो हैव ए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स जहां हम एरिनाज बनाएं ताकि इसको लोकल स्कूल्स में भी प्रमोट करें। जिस तरह आपके सामने HSN कॉलेज है जो शो जंपिंग कराता है, और इस तरह हम इसको आगे भी लेके चलते हैं। ऑब्वियसली पीपल लाइक मी would love to advise people on the ground लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर के ट्रेनिंग हम दे सकते हैं, कोचिंग दे सकते हैं, but this should happen hopefully inshallah soon. And what were the challenges you faced when you were participating in international events from Pakistan? Hina, मैं 20 साल से ये काम कर रहा हूँ। I started very young and where I am today, I've seen तकरीबन 7 से 10 governments, 7 to 8 प्राइम मिनिस्टर्स, 4 आर्मी चीफ्स, एंड आपका भाई खड़ा है आज भी सबके साथ, और सबके साथ चलना पड़ेगा। और चैलेंजेस एडमिनिस्ट्रेटिवली तौर पे ऑलरेडी देयर, सो इट इज नो न्यू चैलेंजेस, बट हमारा एज एथलीट्स फर्ज ये बनता है कि वी स्टैंड अप विद ऑल ऑफ देम, एंड इवेंचुअली द हेल्प विल कम। देयर इज नो परफेक्ट टाइमिंग, द टाइमिंग इज नाउ, अपॉर्चुनिटी इज नाउ, और वी मस्ट टेक इट। सो आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर 20 years। आई थिंक इंशाल्लाह कहते हैं वक्त के साथ और चीज़ें इंप्रूव होंगी। पैसे का चैलेंज होता है, हॉर्स पावर का चैलेंज होता है, स्पॉन्सर्स का चैलेंज होता है, बट टू टेक पाकिस्तान टू ऑल दीज मेजर इवेंट्स, I feel like a private sector से support आनी चाहिए। But it's not an expensive खेल, but it is an expensive and an elite sport। ऐसा ही है। अच्छा, हाँ जी, एक्सपेंसिव खेल है। देखें ज़्यादातर, हाँ जी, बोलें। नहीं, आप प्लीज बताएं। ठीक है। अच्छा, मैं वही कह रहा था कि ज़्यादातर इवेंट्स जो है प्राइवेटली फंडेड होते हैं हमारी तरफ से, लेकिन एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में जाने के लिए वी नीड प्राइवेट सेक्टर की सपोर्ट टू गेट देयर। दे आर वेरी एक्सपेंसिव ट्रैवल लॉजिस्टिकली। बिल्कुल, स्पॉन्सर्स की भी जरूरत होती है, ट्रैवलिंग के कॉस्ट होते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, ये भी बताइएगा कि एशियन गेम्स 2026 अपकमिंग, व्हाट आर योर स्पिरिट्स? क्या लेना चाह रहे हैं, क्या जीतना चाह रहे हैं, कैसे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं? जीतना तो जी कलर ही है इंशाल्लाह। कहते हैं हम इस बार ही आई फील लाइक आफ्टर स्पेंडिंग 20 years in 4th एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन, आई थिंक वी आर इन ए गुड पोजीशन फॉर अ मेडल। इस कंपटीशन में पाकिस्तान एशियन ब्लॉक के अंदर नंबर 1 पे था। इसके साथ बहुत एशियन मुल्क भी थे, एज यू नो ऑलरेडी, और हमने इसमें टॉप किया है। एशियन मुल्क हमसे पूछ रहे हैं कि आप आ रहे नहीं आ रहे टोक्यो, एंड आई एम सेइंग आई एम गोइंग टू पाकिस्तान। आई विल स्पीक विद द गवर्नमेंट एंड सी व्हाट वी कैन डू। तो I think we have a good chance to make appearance in this sport. पाकिस्तान ने कभी भी इक्वेस्ट्रियन इवेंटिंग के अंदर एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, और इस बार ऐसा मौका है, और हमारे पास घोड़ा भी अच्छा है, तकड़ा घोड़ा है, एंड आई थिंक वी कैन गो फॉर अ मेडल इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है उस्मान खान, जो कि एक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स में कहते हैं अपना नाम रोशन कर रहे हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, और पाकिस्तान को डिफरेंट इवेंट्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। और अभी उन्होंने फ्रांस में एक इवेंट में ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस भी की है, और उसके साथ साथ अब एशियन गेम्स 2026 की भी तैयारी करने के लिए पेश है। बस यही कहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए और यूथ को इन स्पोर्ट्स का हिस्सा बनना चाहिए। व्यूज़, यहाँ छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक व्यूअर्स। अब आपसे एक इंटरेस्टिंग सी हम स्टोरी शेयर करने लगे हैं और वाकया जो है भारत के उत्तर प्रदेश से सामने आया है, जहां महमूदाबाद तहसील के गांव लुधासा के रिहायशी मिराज ने अपनी बीवी के खिलाफ एक अनोखा दावा दफ्तर मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराया। अब मुतालबा क्या था? मुतालबा कुनंदा का कहना है कि उसकी बीवी नसीमन रात को सांप बन जाती है और सीटियां बजाती है और उससे डराती भी है, जिसकी वजह से वो घर में सुकून से सो भी नहीं सकता। मिराज ने शिकायत जो है 4 अक्टूबर को जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक आनंद के सामने अवामी शिकायत के अजाले के दर्ज कराई और साथ ही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पुलिस ने इस मामले पर इसकी 12 दरख्वास्तों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए वो जिले इंतजामिया से रुजू करने पर मजबूर हुआ है। इस गैर मामूली इल्ज़ामात ने जिले हुकाम को भी हैरान कर दिया है और मजिस्ट्रेट ने फौरी तौर पर पुलिस को तहकीकात के अहकाम जारी किए हैं। पुलिस ने तस्दीक की है कि शिकायत मौसूल हुई है और मामला ज़ेर तफ्तीश है। माहिरीन और मुकामी हलकों की जानिब से इस वाक़े पर 2 बड़े ज़ाविये जो हैं वो सामने आते हैं। एक तो ये कि ये एक घरेलू झगड़ा या कोई जहनी नफ्सियाती मसला हो सकता है जिसके सिलसिले में फरीकैन को तबई और कहते समाजी मामला दरकार है, और दूसरा कि सोशल मीडिया और कल्चरल सतह पर बयानात जो है बाज़ औक़ात अफवाहों के ज़िम्मे में भी आते हैं या मजहबी अवामी तासुरात भी बताया जा सकता है, और ये भी कहा जा रहा है कि शकूक शुबहात पैदा करने की कोशिश का भी हिस्सा बन सकते हैं। इस सिलसिले में पुलिस की तहकीक के साथ तभी जांच और ख़ास तौर पर जहनी सेहत के माहिरीन की शमूलियत ज़रूरी तस्वर की जाती है ताकि हकीकत सामने आ सके और किसी भी गैर ज़रूरी बदनामी या इम्तियाजी सलूक से बचा जा सके। कानूनी नुक्ता नज़र से भी यह मामला हसास नौयत का है। अगर ये दावा सच्चा है तो मुमकिना तौर पर घरेलू तशद्दुद, जहनी माजूरी या अवामी हरासा करने के ज़िम्रों में आ सकते हैं, और अगर झूठे या मुबालगा आराई पर मबनी है तो बेगुनाह फरीक को नुकसान पहुंचाने का अंदेशा रहता है। इसीलिए मुनासिब कार्रवाई का तकाजा यह है कि पुलिस शफाफ और बर वक्त तहकीक करे, तभी मुआयने का बंदोबस्त हो और दोनों फरीकैन के हकूक़ का ख्याल रखा जाए। आखिर में एक समाजी पैगाम बहुत अहम है कि ऐसे गैर मामूली इल्ज़ामात के तनाजुर में अफवाहों और सनसनीखेज़ कहानियों को फौरी तौर पर फैलाना जो है नुकसानदेह होता है और साबित भी होता है, क्योंकि ज़हनी सेहत को ताना या तमस्खर का मौजू बनाने की बजाय हमें हकीकत पर मबनी और हमदर्दाना नुक्ता नज़र इख्तियार करना चाहिए ताकि मुतासरा अफराद को मुनासिब तिबी, कानूनी और समाजी मामलत मिल सके और इंसाफ के तकाजे पूरे हो सके। तो व्यूअर्स, इंसाफ तो हो जाएगा, लेकिन मामला जो है कि वाकई वो सांप बन जाती है या नहीं बनती, इसका तो वाकई उस शौहर को इसको पता होगा, क्योंकि वही बता सकता है कि ये तो कहते हैं ना कि असली सांप है या इसको भेस बदल के सांप बन जाती है कि सिर्फ डराने के लिए सांप बन जाती है। लेकिन अगर हम हिंदुओं की उनकी रिलीजन की बात करें तो उनके अंदर एक कहावत है कि औरत जो है 100 साल के बाद वो नागन बन जाती है, और कहते हैं कि वो ये उनके मुताबिक, उनके रिलीजियस क्वेस्ट के मुताबिक जो है ये हकीकत भी है। तो देखना ये है कि ये 100 साल की औरत हो गई है जो कि सांप बन गई या नहीं बनी, तो इसका फैसला अगर हम ब्रेक के बाद ही करेंगे। लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात करते हैं साउथ एशियन पॉलिटिक्स के हवाले से, जहां भारत में इंतखाबात से कबल एक बार फिर पाकिस्तान पर हमले के हवाले से सोशल मीडिया पर बयानात जारी हो रहे हैं, लेकिन भारत पता नहीं क्यों भूल जाता है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तानी फ़ौज का मोराल बहुत बुलंद है, जबकि तजियाकारों का मानना है कि भारत की जानिब से धमकी आमेज़ पैगामात से लगता है कि इस बार फिर पाकिस्तान को तवील अरसे के लिए ज़मीनी जंग में उलझाने का सोच रहा है। दूसरी जानिब पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल DG लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह किया है कि मार्का हक में भारत पाकिस्तान का कोई भी तैयारा नहीं गिरा सका। चीनी हथियारों तवक्कुआत पर पूरे उतरे और पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं है। चीनी हथियार तवक्कुआत पर उतरे के जो मायने हैं, इस सारी सूरत हाल में हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जिनको मैं शो में वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सर आपको भी सुबह बखैर। मुझे ये बताएं कि इंतखाबात हो रहे हैं भारत में, बिहार में, लेकिन वो स्टेटमेंट और बयानबाजी पाकिस्तान पे दे रहे हैं। क्या ये इलेक्शन जीतने का कोई एजेंडा है, कोई फार्मूला है? सबसे पहले सर ये तो बयान करें।
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया। देखें, भारत का प्रॉब्लम यह है कि भारत के इंटरनल इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एक तरफ भारत जो है उसने ज़बरदस्ती जोर की बुनियाद के ऊपर अपने मुल्क को टूटने से बचा रहा है। एक तरफ उसके जो सबसे ज़्यादा मशहूर ज़माना रेजिमेंट है, आसाम रेजिमेंट। आसाम रेजिमेंट जो है वो हड़ताल कर देती है, और बिहार के अंदर आपने खुद देखा उसकी वीडियोस। और फौज जो होती है वो तो देखें, अभी नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, दीगर ममालिक में हुआ, तो फौज जो थी वो अवाम और जो हुकूमत थी उसके दरमियान में आके उसने एक बफर जोन कायम किया। लेकिन अगर भारत के अंदर जो है वो फौज ही अवाम के साथ खड़ी हो जाए और अपने हकूक के लिए वर्दियों में सरापा एहतजाज हो, तो आप मुझे बताएं कि भारत का फिर क्या बनेगा मुस्तकबिल। टुकड़े टुकड़े होना भारत का मुस्तकबिल जो है ये अल्लाह ताला ने लिख दिया है, और उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि बीजेपी की फाशिस्ट पॉलिसियां हैं, बीजेपी की जो है अवाम दुश्मन जो है वो पॉलिसियां हैं, और साथ में हिंदुत्व की सोच को प्रचार करना और सेकुलर और लिबरल इंडिया की सोच को दफन करना, ये बुनियादी उनका जो है एक कॉन्सेप्ट है। गांधी को मारने वाला नथुराम गॉडसे जो था, उसके मुजस्मे बना के उसको पूजा पाठ करने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के लोग हैं। अब दूसरी जानिब आप देखें कि एक तरफ सिखों को जो है लावारिस छोड़ दिया गया, और उनके अभी जो मार्का हक के अंदर आपको याद है कि उस दिन अमृतसर के ऊपर जो है 6 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दाग दिए। भाई, अपने मुल्क में कोई मिसाइल मारता है, मतलब ये तो हद हो गई ना। अच्छा, उसके बाद आप पूरा रेड कॉरिडोर देख लें, जिनको जो है नागालैंड है, झारखंड है, मिजोरम है, छत्तीसगढ़ है, ये वो तमाम इलाके हैं जो भारत के हाथ में नहीं रहे। और पिछले 4 साल के अंदर तकरीबन 2600 भारत के अफसर और जवान जो है वो वहां मारे गए हैं काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के अंदर। फिर आप देख लीजिए कि अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किया, तो पूरे के पूरा जो एक इलाका था वो आपको पता है आसाम और उधर, वो उनसे जो है वो दूर हो गए। अब यहाँ मसला यहाँ ये है कि इस टाइम पे बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, और मोदी सरकार जो है वो बुरी तरीके से अंदरूनी तौर पर पिट गई। वो लोग जो नारा लगाते थे कि अब की बार 400 पार, उनको मखलूत हुकूमत बनानी पड़ गई, और अब उनको जो है वो मुसीबतें पड़ गई हैं। पाक भारत जंग जो थी वो नेल इन द कॉफिन, ताबूत में नरेंद्र मोदी के आखिरी कील जो है वो साबित हुआ। लोग अब वहां करण थापड़ जैसे लोग जो है बड़े ऑनरेबल किस्म के जर्नलिस्ट, वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब हमने तो कोई जहाज गिराया नहीं। और अभी जनरल किदवाई साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको मालूम है कि उसमें उन्होंने 7 जहाजों के बकायदा टेल नंबर तक जो है वो दिए, जो जहाजों की दुम होती है उसका बकायदा नंबर दिया, 001, 027 और दीगर। तो अब आप मुझे बताइए, इनको कहते हैं सिग्नेचर्स, तो ये जहाजों के सिग्नेचर हमने दिए। दूसरी जानिब जो है वो F-16 कंपनी के जो लॉकहीड मार्टिन है, वो कहती है कि कोई जहाज जो है ना पहले पाकिस्तान का गिरा जब अभिनंदन आया था, और ना वो आज कोई गिरा। इसी तरीके से पूरी दुनिया जो है, आपने डोनाल्ड ट्रंप को सुना, आखिर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर हैं, उनके पास जो है वो बहुत चीजों की रसाई होती है, इंफॉर्मेशन होती है। उन्होंने हमेशा जिक्र किया 7-0 का। उन्होंने एक दफा भी नहीं कहा, पूरी दुनिया में किसी लीडर ने नहीं कहा कि पाकिस्तान का एक तैयारा भी गिरा। और यही वजह थी कि पूरी दुनिया के अंदर जो राफेल जहाज थे, खुद मॉन्डे अखबार जो फ्रांस का है वो ये कहता है कि हमारे जहाज इंडिया ने गिरवा दिए। और दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान के जो हमारे JF-17 है, इनकी जो मार्केट थी चेंगडू कंपनी की, वो जो है वो मार्केट में 27% इजाफा हो गया इंटरनेशनली। तो ये वो तमाम बातें हैं जिनको जाहिर है भारत जो है अंदरूनी कमजोरियों का शिकार है। अभी जो मार्का हक में आपको पता है कि जनरल DS राणा को जो है उनको सैक करना पड़ा, जो उनके इंटेलिजेंस के हेड थे। इसी तरीके से फिर वो दूसरा जो था SP धारकर, वो वाइस चीफ था एयरफोर्स का, उसको जो है वो सैक कर दिया क्योंकि उसने राफेल जो है वहां भेजने से इनकार किया था, कहा था कि पाकिस्तान मारेगा, और फिर वही हुआ। फिर इसी तरीके से जो नदरन
ईस्टर्न कमांड के कोर कमांडर थे और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि बर्री कोई भी एक्शन जो है वो हमारे लिए सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि हम लाइट वेपन्स के साथ ट्रेनिंग देते हैं, हमें हैवी वेपन के साथ ट्रेनिंग नहीं है। और पाकिस्तानी फौज जो है एक मायानार फौज है, वो वॉर हार्डन्ड है, यानी कि जंग के ऊपर जो है तरबियत हुई हुई है, और वो पिछले 20 साल से हालत जंग में उनके साथ जो है वो जाके हम उनके साथ अगर मामला करेंगे जंग का, तो उसके अंदर सवाए रुसवाई और बदनामी के हमें कुछ नहीं मिलेगा, और यही कुछ हुआ। सर बिल्कुल, आपने बड़ा डीप एनालिसिस बताया है, सिचुएशन बताई है कि इंडिया में क्या हो रहा है, भारत के अंदरूनी मामलात कैसे हो रहे हैं और क्या गुजर रहा है। सर अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि चीनी हथियार तवक्कुआत पर पूरे उतरे, और ये स्टेटमेंट जो है ये दी जा रही है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, तो आप इस बयानी को कैसे ले रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है ना, पाकिस्तान के हथियार एक तरफ और बात है, क्या S-400 जो है वो दुनिया में कोई कमतर हथियार है? क्या जो राफेल है वो $288 मिलियन का है, जबकि उसके मुकाबले में F-35 जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज समझा जाता है अमेरिका का, जिसको कहते हैं कि उनका एस तैयारा है, नंबर 1 तैयारा है, वो इस टाइम पे $82.5 मिलियन का है। तो आप देखें 82.5 और $288 मिलियन का, राफेल के जो है 27 साल हो गए हैं सर्विस में, और टोटल 7 हादसा उनको हुए हैं। इसका मतलब यह है कि वो जो हादसा हुए हैं वो भी जंग के अंदर नहीं हुए, माशवाए इंडिया में जहां 4 तैयारे जंग में गिरे। इसका मतलब है कि 27 साल का मतलब यह है कि ऑलमोस्ट 9 साल में उनका 1 तैयारा गिरा था, 4 भारत ने गिरवा दिए। तो राफेल का कोई आखिर मतलब एक स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज तो है। मसला यह है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी अफवाज जो है वो क्वालिटी पे बिलीव करती है, क्वांटिटी पे बिलीव नहीं करती। अब ऐसा ही है, मैं आपको आसान जबान में ये कहूं कि एक आदमी के पास 12 बोर बंदूक है और वो तीतर का शिकार करने जाता है, और तीतर जो है बंदे का शिकार कर देता है। ये हमने वही काम किया है, वरना S-400 अगर सामने आ जाए तो दुनिया के अंदर कोई उसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। ये सलाम है हमारी अफवाज को जिन्होंने, और हमारी फजाइया को जिन्होंने S-400 को जो है शिकारी को शिकार कर डाला, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी यकीनन PL-15 मिसाइल है, जिसका अभी हमने जब चीन की परेड हुई तो उसके अंदर हमने उसका नजारा भी देखा। इसके अलावा हमारे एयर वेपन कॉम्प्लेक्स के अंदर बेहतरीन मिसाइल बनते हैं। लेकिन भारत का एक और मसला भी है। भारत अब करना क्या चाहता है? भारत ये चाहता है कि वो एक तवील जो बर्री जंग, जिसको आपने भी शुरू में जिक्र किया, उसका मकसद क्या है? वो बराह रास्त जंग नहीं करेगा, ये उनकी गीदड़ भपकियां हैं, अपने आप को तसल्ली और तशफ़ी देने की बातें हैं, अपने लोगों को जो है राम करने की बातें हैं। लेकिन भारत की बेइज्जती बड़ी हुई है, और भारत जो है वो जाहिर है कोई ना कोई तरीके से टेररिज्म के जरिए, कोई और तरीकों से जो है, लेकिन इस टाइम पे हाँ प्रॉक्सी। लेकिन देखें इस टाइम पे भारत के साथ अमेरिका नहीं खड़ा, और अकेला भारत जो है वो आ नहीं सकता। पिछली दफा इजराइल का सहारा उसने लिया था, इजराइल अपने मसाइल में फंसा हुआ है। भारत जो है उसको तो अभी तक यही नहीं पता चला कि पाकिस्तान ने उनको मारा कैसे है। तो अभी वो अपने आप को, जब तक के 6 महीने नहीं लगते तब तक वो अपना सेल्फ कैथारसिस नहीं कर सकते। इसलिए उनके पास अभी मौजूदा पोजीशन में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जिसके अंदर बराह रास्त हमला करें। लेकिन मैं ये जरूर नियो टेलीविजन के जरिए अवाम पाकिस्तान को बताना चाहूंगा कि वो शायद अपनी फौजों को हमारे जो है वो बॉर्डरों पे ले आए, ताकि पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव हो। नेचुरली पाकिस्तान को अपनी फौजों को एस्केलेशन की तरफ ले जाना पड़ेगा, जिससे हमारी मईशत पर बोझ आएगा। ये भारत कर सकता है, और ये आप देख लें, अफगानिस्तान हो गया, बलूचिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, इन तमाम जगहों पे भारत जो है ये काम कर रहा है। लेकिन DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब जो हैं, उन्होंने बड़ा वाज़े बताया, और इससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये बातें अगर तुम करोगे तो फिर इस बार सिर्फ महाज़े कश्मीर नहीं होगा, इस बार हम जो है वो पूरा बॉर्डर खोलेंगे और कई मल्टीपल फ्रंट से तुम्हें हमला करेंगे। हमारे मिसाइल अल्हम्दुलिल्लाह हमने फतह 4 का जो है वो कामयाब तजुर्बा किया, 750 किलोमीटर है। हमारा
शाहीन 3 है, हमारे दीगर मिसाइल सिस्टम्स हैं जो कि अभी भारत को बहुत कुछ सरप्राइज देने के लिए हमने रखा हुआ है। चाय के वो शौकीन हैं, हम जरूर चाय पिलाएंगे, लेकिन इस बार चाय के साथ खाना भी खिलाएंगे और उनको ये पता चलेगा कि इस बार उसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। भारत के अंदर एक मसला ये भी आ रहा है कि जो आदित्य योगी नाथ है, जो इस टाइम पे जो है बीजेपी के अंदर एक नई पॉपुलैरिटी के अरूज पे पहुंच रहा है, उसने मोदी सरकार को चैलेंज कर दिया है और कहा है कि नरेंद्र मोदी को कि जनाब अब इसको 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए। और बीजेपी के अंदर भी ये आवाजें उठ रही हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो दुनिया के अंदर हमारे लिए बायस शर्म बना है, और पाकिस्तान से वो जंग हारा है और इसी तरीके से उसने हम पर ट्रेड टैरिफ लगवा दिए हैं और साथ ही साथ उसने हमें डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार किया। बांग्लादेश में हमारी पॉलिसी को बहरा जो खलीज बंगाल था उसमें गर्क कर दिया, नेपाल के साथ हमारे ताल्लुकात खराब कर दिए, चीन के साथ हमें रुसवाई मिली, एससीओ के अंदर जो जिल्लत आमेज मोदी को मिला। और यही देख लें कि अब यूनाइटेड नेशन में नरेंद्र मोदी अपना मुंह दिखाने के लिए भी काबिल नहीं था, भी कुछ नहीं ले सके। था। हाँ, ये एक फोरम था कि जहां वो जाता और कम से कम अपनी बात बताता, लेकिन वहां क्या बताता, क्योंकि बताने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। और मार खाई और कहां खाई ये वो बता नहीं सकता कि मार कहां कहां पड़ी। इस वजह से आप अगर देखें, सीधी सी बात है, भारत को इतना शौक है, फिर कभी वो अमरप्रीत सिंह जो है उनका एयर चीफ जो है वो ये कहता है कि जनाब हमने जो है वो 10 जहाज गिरा दिए। ओ बाबा, अल्लाह के बंदे, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में तो वो मशहूर है, प्रोपोगेंडा करने में तो हमने देखा ही उनका मीडिया कितना बड़ा प्रोपोगेंडा करता है। अच्छा, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने देखा है कि आर्मी चीफ जा के जवानों कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हम नक्शे से हटा देंगे। आपको पाकिस्तान को क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए? जी देखें, पहले तो पाकिस्तान को उनकी ज़हनी तवाज़ुन के लिए दुआ करनी चाहिए और मैं ये मुतालबा करता हूं कि भारत को चाहिए कि अगर उनके पास अच्छे डॉक्टर नहीं हैं तो हमारे पास कुछ अच्छे मुअल्लिज मौजूद हैं, साइकेट्रिस्ट, वो उनका ज़हनी इलाज करेंगे। इस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू करने से अपना म्यार कम होता है। ये मकबूजा कश्मीर के फ्रंट के ऊपर उन्होंने बात की, जहां वो जनरल भी जो साथ सिख जनरल जो खड़े हुए थे वो यहाँ पाकिस्तान में डिफेंस अटैची रह चुके हैं, जनरल संजय सिंह। और जनरल संजय सिंह जो है वो कश्मीर के महाज के ऊपर मौजूद है। तो ये बातें करना कि जनाब हम नक्शे से मिटा देंगे, ये असल में जो लड़ाई के बाद मुक्का याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। तो जनरल द्विवेदी साहब, आप हो या राजनाथ सिंह हो या नरेंद्र मोदी जो है वो कहता है कि मेरी आत्मा पे जख्म है। भाई, नरेंद्र मोदी की आत्मा अगर भटक रही है, अगर उस आत्मा को शांति चाहिए तो फिर उसका इलाज यह है कि वो अपने आप को जो है वो फाशिस्ट पॉलिसियों से दूर करें, इंतहा पसंदी की सोच से दूर करें। और अगर आपको डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 50 दफा छेड़ चुके हैं, आपको हर बार बताते हैं कि 7-0 का स्कोर रहा, हर बार आप पे टैरिफ आयद कर देते हैं। अगर हारिस रऊफ आपको 6-0 का इशारा करता है, अगर मोहसिन नकवी साहब आपको ट्रॉफी नहीं देते, इसमें जो है वो आपको अगर तकलीफ हो रही है तो फिर ऐसा करें कि आप अपने विमान भेजें, आप अपने जहाज भेजें जो बादलों की ओट में छुप छुप के आए। जैसे नरेंद्र मोदी कहता था कि आज बादल हैं तो आप सिंह साहब जो है वो छुप के बादलों के अंदर चले जाएं। अल्लाह के बंदे, पूरी दुनिया के एविएशन के लोग तमस्खर बना रहे थे कि नरेंद्र मोदी को ये कौन जाहिल आदमी है जिसको ये भी नहीं मालूम कि आजकल बादल की छुपाई नहीं होती, ये कोई छुपन छुपाई का खेल नहीं है। आजकल रेडार से पता चल जाता है। और फिर वो जाके उसने तुर्रा ये उसका कि उसने उसको फिर बाद में एक वीडियो बयान भी जारी कर दिया जो वायरल हुई पूरी दुनिया के अंदर और उनके लिए मजीद हजीमत का शिकार बनी। तो नरेंद्र मोदी की ये जो सूरत हाल है, इसके ऊपर खुद उसके मुल्क में नुक्ताचीनी कर रहे हैं और कोई और नहीं बल्कि वही गोदी मीडिया, जो कल तक गोदी मीडिया खामोश था, आज वो गोदी मीडिया भी मजबूर हो गया नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है बातें करने के लिए। तो ये अपने इलेक्शन है, इलेक्शन के लिए इनको, क्योंकि इनकी गिरी हुई साख है, बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुई है और बीजेपी वहां दाया बाजू समझा जाता है। हिंदुत्व की माइंड सोच है उनके पास। वो ये कहते हैं कि जनाब हमारा तो एक्सपेंशनिज्म का डिजाइन है, हमने तो अपनी सरहदों को बढ़ाना है, अखंड भारत के ख्वाब देखते हैं। लेकिन मेरे ख्याल है कि
हमें चौकन्ना रहना जरूरी है, और हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज, हमारी एयरफोर्स, नेवी और हमारी आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी उन्होंने कभी किसी को जो है वो पाकिस्तान की तरफ आंच नहीं आने दी, और अब भी हम इंशाअल्लाह ताला हर किस्म के मार्के के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस टाइम पे दुनिया के अंदर ये सूरत हाल नहीं है, लेकिन बहरहाल वो जैसे एस्केलेशन है या नेवी की तरफ से कोई खतरनाक बात, क्योंकि अभी उन्होंने अपनी 2 न्यूक्लियर आबदोजें जो हैं वो पाकिस्तान की सरहद के करीब की हैं, और इसी तरह से उनका इंडियन नेवल शिप विक्रांत जो है वो भी जो है उसकी मूवमेंट्स जो है वो काफी डाउटफुल है, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो ये वो तमाम बातें हैं जो मेरे ख्याल में हम मद्देनजर रखे हुए हैं। हमारे आंख और कान दोनों खुले हुए हैं, और हमारे सीनों में दम है इंशाल्लाह। और हमारी आवाम जो है उसने जिस तरह से मोहब्बत का मुजाहरा किया अपनी अफवाज के साथ, वो दीदनी है। हमारे मीडिया ने जिस तरह से जिम्मेदाराना सबूत दिया, ये काबिल तारीफ है। हाँ, हमें मुश्किलात हैं, और पाकिस्तान देख लीजिए कि किस तरह से पाक सऊदी दिफाई मुआहदा होता है, स्ट्रेटेजिक मुआहदा होता है, और पूरी अभी मजीद इंशाल्लाह ताला उसमें मुल्क आ रहे हैं। वजीर आजम साहब का कामयाब दौरे मुख्तलिफ मुमालिक में रहे, ये चंद दौरे बड़े अहम थे, जिसके अंदर शंघाई जो पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन को ना सिर्फ मुस्तहकम किया है बल्कि दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान जो है भरपूर तरीके से हर जगह जो है एग्जिस्ट करता है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे दिफाई तज्जियाकार और चेयरमैन जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जिनका कहना था कि बीजेपी की जो पॉलिसीज़ है वो अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ हैं और फैशिज्म जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, और जो कि नहीं करना चाहिए। और एक हिंदुत्व पॉलिसीज़ के तहत जो है वो ना सिर्फ अपने आप को इंटरनली नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि वो दुनिया से आइसोलेट होकर रह रहे हैं। व्यूअर्स, यहाँ छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम आपको एक मॉरल स्टोरी बताएंगे कि जो ख्वाहिशात होती हैं वक्ती होती है मगर सेहत बहुत ज़रूरी होती है। तो नाज़रीन, हुआ क्या, चीन के सूबे अनियो में ताल्लुक़ रखने वाले वांग शिग्रॉन सिर्फ 17 साल के थे, और उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके हाथ में उस वक्त का सबसे महंगा तरीन और स्टेटस सिंबल आईफोन आए। और गुर्बत ने रास्ता रोका तो उन्होंने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक इंतहाई ख़तरनाक फ़ैसला किया। और वो फ़ैसला क्या था? वो फ़ैसला ये था कि उन्होंने अपना गुर्दा बेच दिया। वाकई उन्होंने अपना गुर्दा बेच दिया, और महज सिर्फ आईफोन और आईपैड ख़रीदने के लिए। तो ये गैर कानूनी सर्जरी हुई है। उन्हें 20,000 युआन मिले, तो उन्होंने सोचा कि वो रकम अपने ख्वाब जो है उससे पूरे कर सकते हैं। और ख्वाब क्या था? आईफोन 4 लेना। तो आईफोन 4 तो उन्होंने ले लिया, मगर नाजरीन जो ख्वाब पूरा हुआ तो हकीकत ने ज़िंदगी अजीरन बना दी। सर्जरी के बाद उन्हें इन्फेक्शन हुआ और दूसरा गुर्दा भी कमज़ोर हो गया और सेहत तेज़ी से गिरने लगी। वालदा को जब हकीकत पता चली तो वो तड़प उठी और बेटे को कहते ना पछतावे की दलदल में छोड़ दिया। हुकाम ने सर्जरी करने वाले गैंग को तो पकड़ लिया, और वांग को तकरीबन जो है 1.48 मिलियन जो है युआन मुआवजा दिया गया। मगर दौलत क्या करे जब वाकई सेहत हमेशा के लिए छिन गई। तो आज 14 साल बाद जो है वांग सिर्फ अपनी 31 साल के हैं, और लेकिन एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। उनका वाहिद गुर्दा सिर्फ 25% जो है वो काम कर रहा है, और बाकी ज़िंदगी जो है वो डायलिसिस पर गुजारने पर मजबूर हैं। वो कहते हैं कि आईफोन के लिए गुर्दा बेचा, मगर मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो गलती थी वो यही थी। तो व्यूअर्स, जो मॉरल ऑफ़ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ़ द स्टोरी ये है कि ख्वाहिशात जो होती हैं ना वो बिल्कुल वक्ती होती हैं, लेकिन सेहत जो होती है वो कहते हैं ना कि उससे बड़ी कोई नेमत नहीं होती। और अल्लाह ताला की वाकई सबसे बड़ी नेमत है। कहते हैं ना कि सेहत है तो सब कुछ है। सेहत है तो आप पैसे को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, सेहत है तो आप ब्रांड्स भी खरीद सकते हैं, सेहत है तो आप अच्छे भी लग सकते हैं। मगर अब जब सेहत ही नहीं है तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है वो कहते हैं ना कि चीन के सूबे अनहू में ये वाक़या पेश आया, और वांग जो थे वो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी की बाजी से, कि तो अभी तो हारे नहीं है, मगर अपनी कहते हैं अपनी ख्वाहिशात जो है वो छोड़ चुके हैं। इतनी बड़ी जो उन्होंने ख्वाहिशात की थी आईफोन लेने की, अब वो ख्वाहिशात अधूरी की अधूरी रह गई हैं। तो व्यूअर्स, आज हमने सोचा कि आपको एक मैसेज दें। मैसेज यही है कि सेहत बहुत ज़रूरी है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें।
ये प्रोमो है जवाद शरीफ की माहौलियाती दस्तावेजी फिल्म मुकलानी का, जिसने आलमी शोहरत याफ्ता जैक्सन वाइल्ड मीडिया अवार्ड अपने नाम कर लिया है। ये एजाज दुनिया भर में माहौलियाती साजी के शोबे अक्सर से तस्वर किया जाता है। मुकलानी सिंध के मंछर झील के किनारे बसने वाली कदीम माहीगीरी बरादरी मोहाना की दर्दनाक मगर हकीकत पसंदाना कहानी बयान करती है। वो बरादरी जो नस्ल दर नस्ल झील पर तैरते घरों में जिंदगी बसर करते हैं, मगर अब मौसमियाती तब्दीली, आलूदगी और पानी की कमी ने इनकी तर्ज जिंदगी को शदीद तरीके से मुतासर किया है। एक ज़माना था जब मंछर झील साफ और शफाफ पानी, मछलियों की बहुतात और फितरत के हसीन इम्तजाज की अलामत थी, लेकिन अब जो है सनती फजला और माहौलियाती जवाल से इस झील को जहर आलूदा कर दिया है। फिल्म में दिखाया गया है कि जैसे जैसे झील जो सुकड़ती जा रही है, वैसे वैसे मोहाना कौम की सकाफत, रोजगार और सदियों पुरानी रवायत भी मिटती जा रही है। मुकलानी सिर्फ एक झील नहीं है, एक कौम की कहानी है, बल्कि एक माहौलियाती तब्दील के उस गहरे बहरान की अक्कासी है। तो हम आज बात करेंगे इसके ऊपर, ये कहानी किसकी है, स्टोरी बोर्डिंग किसकी है, इसके पीछे क्या जो है वो मैसेज है। हमारे साथ मौजूद है हिदायतकार जवाद शरीफ, जिनको मैं वेलकम करूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक जवाद, सच ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन। आपने पाकिस्तान का वो कल्चर शो किया है जो कि नहीं पता था लोगों को, और ख़ास तौर पे सिंधी खूबसूरत कल्चर की अक्कासी आपने की है। ये मुकलानी जो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अगर मैं आसान अल्फाज में इसको बताऊं तो इसका मतलब है जुदाई। इसका मतलब है फेयरवेल। जब आप आखिरी मुलाकात कर रहे होते हैं, जब आप किसी को छोड़ के जा रहे होते हैं और आपको लगता है शायद आप दोबारा मिल ना पाए, तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है, फिल्म के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये मतलब है कि ये जो माहीगीर हैं, ये जो मोहानस हैं, ये इनकी झील के साथ आखिरी मुलाकात है। वो उस झील को, उस पानी की जिंदगी को नहीं छोड़ना चाहते, बट वो उसको छोड़ के जा रहे हैं। दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अच्छा, ये मंछर झील जो है और मोहाना बरादरी की आपने डिपिक्शन की है, स्टोरी बोर्डिंग में हम देख सकते हैं। तो ये जो कौम थी, ये कितने सालों से वहाँ बसती थी, और अब ये कौम जो है कहाँ है? क्या इनके कोई वेयर अबाउट्स हैं कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है? अच्छा, अगर हम हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट को लेते हैं तो ये लोग कहते हैं कि हम मोहनजोदारो से, जो हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उससे जो है हम लोग इधर मंछर झील पे आए, और हम तब से जो है वो यहाँ पे हैं। अगर हम डॉक्यूमेंट का जो है वो एविडेंस देखते हैं, जो रिसर्च हुई है, वो ये कहती है कि ये लोग 1930 से, यानी कि बिफोर प्री पार्टीशन, ये लोग 1930 के अराउंड ये लोग आके इस पे झील पे जो है वो आबाद हुए। और इनका हमेशा से ही जो जिंदगी, जो तर्ज जिंदगी रहा, वो कश्तियों के अंदर ही था। इनका सब कुछ जो है वो झील के अंदर और कश्तियों के अंदर ही है, चाहे वो ये बोट से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। और वो जिंदगी भी इतनी खूबसूरत है कि क्यों निकलना चाहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हमने देखा है एक्वाटिक बायोम्स हम देख रहे हैं, हम इसमें बहुत खूबसूरत तरीके से लैंडस्केप्स देख रहे हैं, हम पानी की बहुत खूबसूरत लहरें देख रहे हैं, कश्ती देख रहे हैं, और उसमें एक लाइफ नज़र आ रही है। खूबसूरत शॉट्स की आपने तर्जुमानी की है, खूबसूरत शॉट्स को आपने कहते हैं कैमरे में महफूज किया है। कैसे किया, कितना टाइम लग गया? अच्छा, इसमें प्रोजेक्ट के अंदर हमें तकरीबन अब ऑलमोस्ट समझें कि 5 साल हो चुके हुए हैं। 3 साल, बल्कि 3 से ज़्यादा साल हमें सिर्फ इसकी फिल्मिंग में लगे, क्योंकि जब हमने एक नेचर को फिल्म करना है, कुदरत को फिल्म करना है, तो हमें उसके साथ चलना है। तो और वहाँ कभी जो है उभरते हुए सूरज, डूबते हुए सूरज, फिर परिंदे जो आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड जो आते हैं, उनके मुख्तलिफ सीज़न होते हैं। वो अक्टूबर में जो सर्दी है उसमें आ रहे होते हैं, फिर देयर इज़ अनदर सीज़न। तो हर सीज़न के अंदर उधर जाना, और फिर उनका ख़ास वक्त होता है। मुझे याद है कि हम रात को 2-3 बजे निकलते थे, और हमें सूरज निकलने से पहले जो है वो पहुंचना होता था झील के ऊपर। फिर हम कैमरास लगा के इंतजार करते थे कि परिंदे आ रहे, और अक्सर ऐसा होता था कि परिंदे नहीं आते थे, क्योंकि आपको नहीं पता चलता। और बाज़ औक़ात हमें ऐसी जगह पे कोई ऐसा शॉट मिल जाता था जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते थे। तो इट वाज
बहुत ही जो है वो एक मुश्किल सब्जेक्ट है फिल्म करना। फिर पानी के अंदर फिल्म करना, कश्तियों के अंदर फिल्म करना, वो भी एक काफी कॉम्प्लिकेटेड एस्पेक्ट था, बिल्कुल सिचुएशन भी थी। अच्छा, ना इसमें कोई हीरो था, ना इसमें कोई हीरोइन नजर आ रही है, ना कोई लव स्टोरी नजर आ रही है, मगर एक्स्ट्रावेगेंट शॉट्स नजर आ रहे हैं, और कोई स्टोरी बोर्ड जो है वो भी इस तरह नहीं है कि आपने डिफरेंट शॉट्स को कोलैबोरेटिवली लगाया है। तो इसकी बेसिकली थीम क्या है, एक्सेप्ट फॉर द माइग्रेशन ऑफ द इंटायर बरादरी, और काफ़ी चीज़ें हैं। और ये फिल्म जो है वो सिंधी लैंग्वेज में आप लोगों ने डब की हुई है। जी, अच्छा, नहीं, एक तो डब नहीं की हुई, ये उनकी नेटिव लैंग्वेज को ही यूज किया हुआ है, क्योंकि मैं पर्सनली जो है ना, मुझे लगता है कि डबिंग से उसकी सोल खत्म हो जाती है, उसकी रूह जो है वो अफेक्ट हो जाती है। अच्छा, इसमें जो आपके सवाल के दो हिस्से हैं, मैं दोनों का जवाब देता हूँ। मेरी जो ज़्यादातर फिल्में हैं, इससे पहले हमने बनाई इंडस ब्लूज। इंडस ब्लूज इज जो पाकिस्तान में जो साज मादूम हो रहे हैं उनकी कहानी है। उसमें भी हमने पूरा पाकिस्तान ट्रैवल किया और उन साज़ों को फिल्म किया, और वो जो साजिंदे हैं, वो क्राफ्ट्समैन हैं जो वो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, उनकी अपनी कहानियाँ सुनाई। इस तरह उसका नैरेटिव बिल्ड हुआ। उसको कहते हैं सिनेमा वेरिटे, यानी कि आप ऑब्जर्वेशनल सिनेमा है, आप जो देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, उसी को सामने लेके आ रहे हो। इसी तरह जो मोहकलानी है, उसके अंदर भी हमने जो वहाँ के जो किरदार हैं उनको लिया, और ऐसा नहीं है कि वो हीरो नहीं है, वो अपनी जिंदगी के हीरो हैं। उसमें एक तरफ जो है वो अकबर है और उसकी हम पूरी कहानी फॉलो कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हाकिम ज़ादी है। अब वो हाकिम ज़ादी, अब ये तो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं, ये हमारे हीरो हैं। जब आप उसको कहानी को पूरा देखते हैं, अगर आपने ये ट्रेलर देखा, एक जगह पे वो हाकिम ज़ादी कह रही है कि हमारी ज़िंदगी तो जो है वो उन तितलियों की तरह है जो अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त को खो देती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। तो हम भी वो तितलियां, तो बड़े स्ट्रॉन्ग उनकी जो मेटाफोर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो बिल्कुल हीरो हैं। जब आप उसको कहानी को देखेंगे तो वो लेके चलते हैं। तो नैरेटिव जो है, जब हम ऑब्जर्वेशनल सिनेमा की बात करते हैं, तो जब आप 3 साल गुजारते हैं, आप उनके साथ बैठते हैं, सोते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं, मरते हैं, तो वो उस तरह से आप उस कहानी को फिल्म कर रहे होते हैं, जो भी उनकी ज़िंदगी में हो रहा है, जो प्रोग्रेशन हो रही है, जो तब्दीली आ रही है। अब ये वाला जो पेन है, ये दर्द है कि एक ऐसी ज़िंदगी जिसको आप नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन आपके पास कोई चॉइस नहीं है और आप मजबूर हैं, आपने उसको छोड़ के जाना है। तो ये मोमेंट्स हैं कि ये आपको भी तोड़ते हैं। अच्छा जवाद, आपने बिल्कुल पूरी एक्सप्लेन की है जो कि स्टोरी लाइन है, जो स्टोरी बोर्ड है, मगर ये बताइएगा कि जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस हुए हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस हुए हैं, तो इस पूरी जो बरादरी है क्या अफेक्ट्स आए हैं उनके ऊपर? अगर हम मौसमियाती तब्दीली की या क्लाइमेट चेंज की भी बात करते हैं, एक तरफ तो ठीक है, वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते थे, जो परिंदे आते थे, वो उस तरह से नहीं आ रहे। दूसरी तरफ क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा रोल है मैन मेड डिज़ास्टर्स का, जो इंसान ने खुद अपने लिए पैदा किए हैं, चाहे वो आलूदगी है, चाहे वो वेस्टेज वाटर है, चाहे वो मतलब देर आर मल्टीपल फैक्टर्स। मंछर झील के साथ भी बदकिस्मती से ऐसा हुआ कि इसमें एक RBOD, जिसको राइट बैंक आउटफॉल कैनाल कहते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसमें कैनाल में जो एक वेस्टेज या पॉइजनस वाटर था, जो एग्रीकल्चर वेस्टेज थी, केमिकल थी, उसको झील में डाल दिया गया। उससे जो उसका पूरा जो इकोसिस्टम था ना, वो डिस्टर्ब हो गया। देयर यूज्ड टू बी 114 स्पीशीज, एक रिसर्च कहती है, जो बैक इन 2005 के अंदर हुई। अब जो है वो कहते हैं कि वो 114 स्पीशीज में से शायद वो 14 स्पीशीज भी नहीं रही। तो दिस इज सो हार्ट ब्रेकिंग के। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो लोग जो पानी के बीच में रहते हैं, उनका सब कुछ जो है वो पानी था। उनका पीना, उनका उठना, उनका लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल वाटर के साथ साथ चलता था। बिल्कुल वी गॉट टू नो द स्टोरी एंड वी गॉट टू नो द नोशन
जी 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 जी। और अब वो पानी किसी काबिल नहीं रहा। आप इस लम्हे को इमेजिन करें कि आप पानी के अंदर हैं, लेकिन आप पानी लेने के लिए आपको झील से बाहर जाना पड़ता है। आप पानी खरीद के लाते हैं, बिल्कुल। जो आपने पानी इस्तेमाल अच्छा करना जवाब, है वी वुड लाइक टू नो अबाउट द जैक्सन वाइल्ड मीडिया अवार्ड। योर मूवी गॉट नॉमिनेटेड एंड वन द अवार्ड, तो इट्स सॉर्ट ऑफ एन ऑस्कर, यू नो। तो क्या समझते हैं ये, क्या आपके जज्बात हैं, क्या तासुरात हैं अबाउट इट? जैक्सन वाइल्ड मीडिया अवार्ड्स को जो नेचर की दुनिया है उसमें बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड समझा जाता है। और वो खुद उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा है कि इट इज इक्विवेलेंट टू द नेचर्स ऑस्कर्स, यानी कि कुदरती दुनिया का जो ऑस्कर है। सो ये एक मेरा ख्याल है कि इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। इट्स नॉट जस्ट फॉर अस, इट्स फॉर द कम्युनिटी। और बिल्कुल, ये तो माइलस्टोन है पाकिस्तानी सिनेमा का, क्योंकि पाकिस्तानी सिनेमा ऑलरेडी काम नहीं कर रहा। बिल्कुल। और ना इसमें ये बात है कि ऐसी कहानियां जो कि आपको मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं बनती, तो खुशकिस्मती से उसकी वजह से जो है वो मेन स्ट्रीम नैरेटिव के अंदर आ रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि ऐसी इंडिजिनस कम्युनिटीज, इस तरह के जो है खूबसूरत कल्चर पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और वो खत्म होते जा रहे हैं। तो वो अब वो मेन स्ट्रीम मीडिया का थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे हदायतकार जवाद शरीफ, जिन्हें मुखलानी मूवी जो है बनाई है, ना सिर्फ बनाई है बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है जैक्सन वाइल्ड मीडिया अवार्ड्स में, जो कि पाकिस्तानी मूवी को कहते हैं ना कि बिल्कुल सराहा गया है। इसकी जो सिंधी कल्चर है उसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर बात की हुई है। और व्यूअर्स, आपको आज का शो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे सोशल मीडिया पे जाएं और प्लीज़ जाके कमेंट करें। और मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तक के लिए अल्लाह हाफिज़।